हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माई एएस कोचिंग क्लासेस। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ क्वेश्चनों को। तो अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने जो है क्वेश्चनों को देखा था कि साबुन और अपमार्जक में अंतर, ग्रीन हाउस प्रभाव, विटामिन्स, ये 3 क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। इसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, श्वसन और दहन में अंतर, पोषण तथा पौधों में हार्मोन्स, लिंग गुण निर्धारण और मादा जनन तंत्र, इन क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को हम देखेंगे। और पाँचों में से आशा है कि आपकी पाँचों में से लगभग में पाँचों आने की संभावनाएं आपके में ज़्यादा हैं। तो इन पाँचों क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे क्या इनको सॉल्व किया जाएगा, कैसे इनको लिखा जाएगा, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, कितने एक क्वेश्चन में कितने वर्ड या कितने पेज का होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे पास में एक कॉपी है एक बच्चे की। तो कोचिंग के हमारे बच्ची हैं, उस बच्चे ने क्या दिया है, क्या लिखा है। तो उसमें जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो श्वसन और दहन में जो अंतर लिखा है, वो श्वसन और दहन में अंतर उसमें देखेंगे। तो क्या लिखा है उसने कि श्वसन तथा दहन प्रक्रिया में निम्नलिखित अंतर होता है। श्वसन होता है, श्वसन एक जैविक क्रिया है। श्वसन की जैविक प्रक्रिया जैविक कोशिकाओं में पूर्ण होती है। यानी कि इसमें देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि श्वसन जो होता है वो कोशिकाओं में हमारे पूर्ण होता है। श्वसन की जो स्थान है, जगह है, वो होती है कोशिका। और जो दहन की है वो आगे देखेंगे अभी कहाँ है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा एटीपी तथा ऊष्मा के रूप में, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा तथा एटीपी ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। श्वसन एक नियंत्रित क्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। श्वसन में ग्लूकोज धीरे धीरे परिवर्तित होता है। परंतु इसके अपोजिट जो है दहन होता है। दहन भी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। दहन जैविक कोशिकाओं में नहीं होती है। दहन जो होता है वो कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, वो जो है ये फेफड़ों में पाया जाता है हमारे। ठीक, तो आगे है दहन एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। दहन की प्रक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विमुक्त होती है। दहन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कई गैसें मुक्त होती हैं। दहन की प्रक्रिया में ईंधन जलता है और इसके फलस्वरूप, दहन के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है और ऊष्मा। प्रकाश और ऊष्मा नाम की 2 चीज़ें हमको मिलती हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये पोषण। अब पोषण क्या होता है? पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर ये प्रश्न बहुत आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। तो पोषण क्या होता है? प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाने की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक प्राणी है उसको खाने की तो आवश्यकता लगेगी ही। ठीक, तो प्रत्येक प्राणी अपने वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन खाता है। भोजन से निम्न प्रकार के पोषण तत्व प्राप्त होते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। ये इसकी शॉर्ट परिभाषा हो जाएगी कि भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण होता है और दूसरा होता है परपोषी होता है। अभी देखेंगे क्या क्या कौन कौन से होते हैं। स्वपोषी जो होता है वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये जो जीव होते हैं, स्वपोषी जो जीव होते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं बात करूँ तो हो जाएंगे हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें स्वपोषी पोषण पाया जाता है। परन जो होता है, परपोषी जो पोषण होता है, जो जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य दूसरे जीव पर या पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी जीव कहेंगे। जो कुछ जीव होते हैं वो खुद ही बना लेते हैं, वो पेड़ पौधे हो जाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। और जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी पोषण कहलाएंगे, के अंतर्गत आएंगे। तो आगे क्या लिखा है? उदाहरण के तौर पे मानव हो जाता है, पशु हो जाता है, पक्षी हो जाता है, आदि जीव हमारे भोजन के लिए किसी अन्य जीव और पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनको कहते हैं हम परपोषी जीव के उदाहरण। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो पौधों में जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पौधों में हार्मोन्स हर बार आते हैं, हार्मोन्स पे टिप्पणी आ जाती है, ये हार्मोन्स के नाम आ जाते हैं, इनके कार्य आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है कि पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक वे हार्मोन्स होते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वे होते हैं जो पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। पौधों में 2 प्रकार के होते हैं हार्मोन्स, एक जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, दूसरा होता है वृद्धि को रोकते हैं। अब वृद्धि रोधक कौन से हार्मोन्स होते हैं? वो जो वृद्धि हार्मोन्स होते हैं वो ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन्स होता है, साइटोकाइनिन होता है। परंतु जो वृद्धि रोधक होता है, वृद्धि को रोकते हैं, वो एब्सिसिक और एथिलीन होता है। एब्सिसिक लिखा है, एब्सिसिक होता है।
ठीक। अब एथिलीन होता है। अगला होता है इसमें जो इसके जो है विवेचना की है कि अलग अलग करके ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन क्या होता है? यह पौधों में वृद्धि हार्मोन्स होता है। ऑक्सिन जो होता है वो पौधों में वृद्धि हार्मोन्स होता है। ये मुख्य वृद्धि हार्मोन्स होता है। यह पौधों में की कोशिकाओं में विभाजन में सहायक होता है। यह पौधों की ऊपरी सिरे में स्थित होता है। यदि मेरे पास में कोई पौधा है, उस पौधे के सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है, उस ऊपरी वाले भाग में कौन पाया जाएगा? ऑक्सिन पाया जाएगा। ठीक। दूसरा हार्मोन हमारा है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो होता है, जिब्रेलिन्स क्या होता है? जिब्रेलिन्स होता है, ये भी वृद्धि हार्मोन्स होता है। ये भी पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। ये बिल्कुल ऑक्सिन के तरीके से ही कार्य करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन। यह हार्मोन्स पौधों में क्लोरोफिल की सुरक्षा कार्य करता है। यह पौधों के भ्रूण कोश में पाया जाता है। इसे बीज रहित फलों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक। ये अभी तक हमने देखा था, ये जो हमारे हार्मोन्स थे ये वृद्धि हार्मोन्स थे। और अगले हैं हमारे वृद्धिरोधक हार्मोन्स। अब वृद्धिरोधक हार्मोन्स कौन से हैं? अगला है एब्सिसिक हार्मोन्स और दूसरा है एथिलीन। एब्सिसिक कौन सा होता है? यह एक वृद्धिरोधक हार्मोन्स होता है। यह पौधों में वात रंध्रों को बंद कर देता है। जहाँ से पौधों का सांस आती जाती है वो उन रंध्रों को बंद कर देता है। यह पौधों के जड़, तने, फूल तथा पत्ती आदि में उपस्थित होता है। ये 3 जगह मिलता है। ये 3 जगह मिलता है। जड़ में मिलता है, तने में, फूल और पत्ती में मिलता है। 3 जगह 4 जगह मिलता है। एथिलीन हार्मोन्स क्या होता है? यह एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन जो है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए भी किया जाता है। ये पौधों के फूल, जड़, तने में उपस्थित होता है। ये जो है ये गैसीय अवस्था में, प्रकृति में, वायुमंडल में गैसीय अवस्था में एथिलीन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पौधों के जो फल होते हैं वो जो पक जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लिंग गुणसूत्र निर्धारण। अब लिंग गुणसूत्र निर्धारण ये 4 नंबर के क्वेश्चन में देखें, इसने इतना लिखा है तो इसमें नंबर इसके मिलने की संभावना है। तो अगला है कि लिंग गुणसूत्र निर्धारण में इसमें सबसे पहले हेडिंग पड़ी है। इसके बाद में लिखा है मनुष्य में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 46 अर्थात 23 जोड़ी, यानी कि टोटल इनकी संख्या हो जाएगी वो 46 अर्थात यानी कि 23 जोड़ी जो गुणसूत्र पाए जाएंगे। उसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो नर तथा मादा दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। ये जो 22 जोड़ी हार्मोन्स हैं, गुणसूत्र हैं, ये नर और मादा दोनों में समान रूप से पाए जाएंगे। एक जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में भिन्न भिन्न पाया जाता है। एक जोड़ी जो होता है वो अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य में नर व मादा की क्रिया को निर्धारण करने वाली प्रक्रिया ही लिंग निर्धारण कहलाती है। यानी कि इसकी परिभाषा, लिंग गुणसूत्र निर्धारण की परिभाषा लिखने को आए तो आप ये लिख सकते हो कि मनुष्य में नर व मादा की क्रिया को निर्धारण करने वाली प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है वो देखेंगे। तो इसकी प्रक्रिया में देखेंगे तो लिखा है लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया कौन कौन से कैसे होती है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है। पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है। जो हमारा पुरुष होता है, पुरुष और महिला में दोनों में, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा है, तो उसमें हमारे जो है 22 जोड़ी जो होते हैं, 22 जोड़ी यानी कि जो है टोटल होते हैं 23 जोड़ी। उसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो समान मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन 23 जोड़ी जो होता है, 23वां जोड़ा जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। यदि उसमें पुरुष होगा तो पुरुष में हमारे XY गुण पाए जाएंगे और महिला में XX गुण पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, ऐसे आपको डायग्राम बनाना भी आता है। ठीक। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है मादा जनन तंत्र। और मादा जनन तंत्र भी कई बार आ जाता है, तो इसमें देखते हैं मादा जनन तंत्र की प्रक्रिया में इस बच्चे ने कैसे लिखा है। तो प्रत्येक जीव में अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी कि जितने भी जीव होते हैं उनको जो है अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की समय क्षमता होती है, अपना वंश आगे बढ़ाने की क्षमता होती है। ठीक। अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहा जाता है। इसको ही जनन कहते हैं। जिन अंगों की सहायता से जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है उन्हें जनन अंग कहा जाता है। जनन के इस पूरे तंत्र को जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है। यानी कि जनन की प्रक्रिया जब पूर्ण होती है उन्हें जनन अंग कहा जाता है और जनन के इस पूरे तंत्र को जनन तंत्र कहा जाता है। यदि हम जनन की प्रक्रिया को देखें तो यह प्रक्रिया मादा में अधिक जटिल होती है। ये पुरुष में कम जटिल पाई जाती है, जबकि मादा भाग में ज़्यादा जटिल पाई जाती है। अब जनन के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? जनन के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं कि कौन कौन से हैं। पहला होता है योनि।
जब नर के शुक्राणुओं का मिलन मादा के अंडाणुओं से होता है तब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये आप निषेचन की परिभाषा में भी ले सकते हो कि शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने से निषेचन पूर्ण होता है। तो वही आगे हैं, ये जो प्रक्रिया पूर्ण होती है ये मादा की योनि में पूर्ण हो पाती है। ठीक, अगली होती है फिलोपिन नलिका। फिलोपिन नलिका ये क्या होती है? ये अंडाणु व शुक्राणु फिलोपिन नलिका के माध्यम से ही अंडाशय के अंडद्वार में के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इसमें जो है डायग्राम नहीं बनाया गया है। आपसे यदि क्वेश्चन आएगा तो उसमें कई बार जो है डायग्राम भी पूछ लिया जाता है, तो डायग्राम में आपको बनाना होगा कि जहाँ से जो है ये जिस नली से जाता है तो उस नली को फिलोपिन नलिका भी कहा जाता है, जिससे हमारे जो है शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलकर के अंडाशय में पहुँचते हैं। तो अगला भाग है अंडाशय। अंडाशय जो होता है नलिका के माध्यम से युग्मनज अंडाणु में प्रवेश करते हैं। कुछ समय तक यहाँ युग्मनज रुकते हैं। जो हमारे जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जो तैयार हुआ है वो कहाँ रुकता है? अंडाशय में रुकता है। गर्भाशय अगला है। ये अंडाशय के बाद युग्मनज गर्भाशय में पहुंचता है, जहां पर यह भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय जो होता है, अंडाशय के बाद में जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में पहुंच जाता है, जिसका नाम फिर बाद में भ्रूण हो जाता है। ठीक, परिवर्तित हो जाता है। इस भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। प्लेसेंटा जो होता है वो एक तस्तरीनुमा संरचना होती है, पतली सी, जो उस भ्रूण को खाने पीने में जो भी है उसको मदद करती है, या उसकी देख रेख रख रखाव का जो कार्य होता है वो प्लेसेंटा का ही होता है। ठीक, प्लेसेंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिशु जब तक माता के गर्भावस्था में है तब तक की उसके देख रेख का जो कार्य होता है वो प्लेसेंटा का ही होता है। प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है तथा पोषण आदि प्रक्रियाएं पूर्ण करता है और धीरे धीरे भ्रूण का विकास हो जाता है। ठीक, अतः 9 महीने के बाद के उपरांत भ्रूण पूर्ण रूप से संतान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसका जन्म हो जाता है। तो यदि जो है आपका लॉन्ग में आ जाता है तो ये आपका मादा जनन तंत्र का संपूर्ण चित्र आता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने जितना लिखा है इस हिसाब से उसको जो है 5 नंबर दे दिए जाते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने अभी इसमें डायग्राम नहीं बनाया था। तो आप जो है इसको 5 नंबर दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो तक। धन्यवाद।